नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मंडला में पुलिस नक्सली मुठभेड़, बालाघाट में जारी किया गया अलर्ट। नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद उम्मीदवार को शहर की जनसंख्या के आधार पर खर्च करना होगा राशि, चिंता की लगी। वार्ड नंबर 24 में 6 महीने पहले खुला पुलिस सहायता केंद्र, नहीं मिल रहा लोगों को लाभ। नैनपुर के रास्ते बालाघाट में टिड्डी दल के प्रवेश का बड़ा खतरा, कृषि विभाग ने जारी किया अलर्ट। और 3 वर्ष बाद भी नहीं मिली खैरी विस्फोट कांड के मृतकों के परिजनों को शासन की मदद। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कान्हा राष्ट्रीय पार्क से लगे हुए मंडला जिले के मोतीनाला थाना क्षेत्र में एक बार फिर नक्सलियों ने अपनी दस्तक दी। इस दौरान 7 जून को मंडला पुलिस और नक्सलियों के बीच एक मुठभेड़ हुई, जिसके बाद बालाघाट पुलिस अधीक्षक ने अलर्ट जारी कर दिया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी से मिल रही जानकारी के अनुसार मंडला में मुठभेड़ की जानकारी उन्हें जैसे ही मिली, उनके द्वारा पूरे जिले में पुलिस को अलर्ट जारी कर दिया। सभी थाना चौकियों को सतर्क रहने और पूरे समय मुस्तैद रहने का निर्देश जारी कर दिया गया है। यही नहीं, बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति संदेही पर नजर रखने की भी हिदायत दी गई। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान नक्सलियों के द्वारा बालाघाट जिले के भीतर 2 बार अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की गई। इसी तरह नक्सलियों के द्वारा कान्हा राष्ट्रीय पार्क से लगे हुए मंडला जिले के मोतीनाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीते दिनों टॉल में लकड़ी को आग के हवाले कर दिया गया था और 7 जून को एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए क्षेत्र में सर्चिंग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हो गई। कोरोना संकट काल में लगाए गए लॉकडाउन की वजह से लगातार आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, जिसने सभी को परेशान कर रखा है। वहीं शासन के द्वारा आर्थिक पैकेज की घोषणा कर स्थिति को संभालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिले में ऐसे काफी दिव्यांग हैं जिन्हें शासन प्रशासन से अब तक कोई मदद नहीं मिल पाई, जिसके कारण उन्हें अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद काफी दिव्यांग ऐसे हैं जो इन हालातों से लड़कर दूसरे को प्रेरणा देने का कार्य कर रहे हैं। नगर से सटे ग्राम हीरापुर के दिव्यांग मोहम्मद खान के द्वारा झाड़ू बनाकर अपने परिवार का गुजारा किया जा रहा है। मैंने बहुत पहले कलेक्टर साहब के यहाँ भी जा कर के दिया था, वहाँ पेंशन के लिए उसका भी नहीं हुआ मेरा। और साइकिल के लिए भी देखो अभी मिलने वाली है, बोलते ट्राई साइकिल, देखो वो मेरा नाम भी तो चले गया है, अब मिलने वाली है वो भी। जैसे कि अभी काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है और अभी देखा जा रहा है कि आप जो है झाड़ू बना के अपना जो जीवन यापन कर रहे हैं जी। किस प्रकार से प्रेरणा मिली और क्या दिक्कत थी कि आपको इस व्यवसाय से जुड़ना पड़ा? ये ज़िंदगी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना, इसलिए बिजनेस मैंने वाला चालू किया हूँ और अपना इसी से अपना मेरा पूरा परिवार घर सब इसी से चल रहा है। फूल झाड़ू और खरीटे का मेरा ठुक का काम है। अच्छा ये बताएं, ये जो काम है आपने अपने स्तर पे किया है, तो क्या प्रशासनिक तौर पे मदद होनी चाहिए थी? हाँ जी हाँ, मिलना चाहिए था, लेकिन हमको कोई मदद नहीं मिलनी था। और अभी छोटे इस पे करना, बहुत बड़े इस पे करता मैं वो। इसमें सिर्फ एक ही बात है कि दिव्यांगजनों के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा बहुत बड़ी बड़ी योजना बनाई जाती है। ये संगठन हम लोगों ने इसलिए बनाए थे कि दिव्यांगजनों को उसका लाभ मिले। परस्पर बहुत लोगों को इसका लाभ शासन अपने स्तर पर देती भी है, लेकिन जिस प्रकार से उनको लाभ मिलना चाहिए वो लाभ उनको नहीं मिल पाता। जैसे कि रोजगार, प्रत्येक दिव्यांगजनों को पेंशन 300-400 रुपये मिलती है, उसके बावजूद उनका घर जीवन यापन कैसे चलेगा? अगर शासन बड़े स्तर पर रोजगार खोलती है जिससे दिव्यांगजनों का आसानी से घर चलेगा, अगर वो उनको सेंटर में नहीं बुला सकती तो ऐसे गांव ब्लॉकों में एक ऐसा रोजगार खोल दे जहाँ पर दिव्यांगजन जाके इकट्ठे कोई भी प्रशिक्षण कार्य सीख जाए। कोई चीज़, जैसे अभी आपने भाईजान का लिए, भाईजान अपना मटेरियल खुद ला रहे हैं, खुद बना रहे हैं। ऐसी जी अभी लॉकडाउन से तो पूरे काम बंद हो गए थे हमारे, और अभी थोड़े थोड़े खुले, तो अभी झाड़ू बना के हम बेच रहे बालाघाट में। झाड़ू बना के बेच रहे, पापा बना के देते हैं, हम बेच के आते हैं, बस वही काम चल रहा है अभी, बाकी कोई काम नहीं है। तो क्या लगता है कि जैसे आपके पिताजी जो है झाड़ू बना रहे हैं, यदि शासन प्रशासन के द्वारा कोई आपकी मदद होती है, आर्थिक मदद? नहीं, कोई मदद नहीं है। अगर हमको मदद मिले तो हम इसको और बढ़ाएंगे। कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं है। हम छोटा काम है अपने कर रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन कोई मदद मिल जाएगी तो हम काम को और बढ़ाएंगे।
तो यानी पूरा आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हम 5 लोग हैं, तो ये पांचों लोग पूरे जो है, मिलके हम यही काम करते हैं। यानी आपका जो गुजारा है वो सिर्फ झाड़ू के जी, झाड़ू खरेटा बनाते हैं और दुकान में सेल करते हैं। शासन प्रशासन के द्वारा दिव्यांगों को रोजगार दिलाए जाने के बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार का दौर चल रहा है उसमें दिव्यांग आज भी जो है परेशान हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन परिस्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि इन दिव्यांगों को की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। शासन प्रशासन से यही मांग है कि इन दिव्यांगों को रोजगार से जोड़ा जाए ताकि अपना जीवन यापन कर सके। कैमरा पर्सन कमल पोडले के साथ अखिलेश जायसवाल, पद्मेश न्यूज, बालाघाट। 3 साल बीत जाने के बाद भी इस विस्फोट कांड की गूंज तो थम गई, लेकिन आज भी इस भयावह कांड को याद करने पर लोग सिहर उठते हैं। इस कांड में 26 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी, जिसके बाद पीड़ित परिवारों को मुआवजे का ऐलान किया गया था। वहीं जनप्रतिनिधियों के द्वारा परिवार के सदस्यों को गोद लेकर उनकी हर समस्याओं को दूर करने का वादा किया गया था, लेकिन यह वादा आज तक पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण इस हादसे में अपने को खोने वाले पीड़ित परिवारों के जख्मों पर मरहम नहीं लग पाया। इस आपदा को झेल चुके पीड़ित परिवारों के सदस्यों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। वही भट्टी मतलब खैरी कार्ड में बहू गई थी काम में, तो स्कूल हो गया। अच्छा, तो अभी तक जो है शासन प्रशासन के द्वारा किस प्रकार से आपकी मदद की गई, क्या हुआ है? मदद वही जो सबको मदद मिली वही मदद मिली। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी था कि नौकरी दिए जाने का एक प्रावधान किया बोले गया तो था। थे, पर नौकरी तो मिली नहीं। कुछ नहीं दिए, नहीं कोई रोजगार नहीं दिए। नहीं। अच्छा, क्या लगता है जो उस समय जो हादसा हुआ था 3 साल बाद क्या महसूस कर रहे हैं आप? अब क्या महसूस कर रहे साहब, कुछ होना तो है ही नहीं। अब तो आपने कभी आवेदन लगाए नौकरी के लिए या कोई अधिकारी आपके घर तक पहुंचा? नहीं, कोई अधिकारी नहीं पहुँचा। कोई नहीं पहुंचा। तो आपके कितने परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में अब वो 2 बच्ची है, बेटा है, घरवाली है, बेटी है। कोई स्थिति तो नहीं है। रोजगार देने की बात करी थी, लेकिन रोजगार तो दिया नहीं उन्होंने। किसी को लोन, किसी को कुछ, बस वो 1-2 लोगों को बस थोड़ी सी वो दिए थे, लेकिन वो हादसे को सिर्फ टालने के लिए सब कहा गया था नेतागिरी के हिसाब से। जिन्होंने जो कहा था, सबसे पहली बात उन्होंने ही वो चीज़ नहीं किया। शासन प्रशासन से तो जो अब मिला था, जो भी जैसा भी अनुदान था वो मिला कि मैं बच्चियों को गोद लेता हूँ। भरी सभा में कहा था कि मैं बच्चियों को, इन बच्चियों जिनकी बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ, उनको गोद लेता हूँ और उनके नाम से मैं 1-1 लाख रुपए साल भर के अंदर में जमा करूँगा। वो भी नहीं किया उन्होंने अभी तक। और शासन प्रशासन से बस यही है कि जो है चल रहा है उस माहौल को सिर्फ ठंडा करने के लिए सब कहा गया। खैरी विस्फोट कांड की बरसी पर आज ग्राम पंचायत खैरी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां इस हादसे में मरने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। लगभग 10 दिन पूर्व जिले के खैलांजी क्षेत्र के कई गांवों में उत्पात मचाने वाला टिड्डी दल जो सिवनी होते हुए छिंदवाड़ा चला गया था, अब उसी टिड्डी दल के बालाघाट वापस आने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि टिड्डी दल सिवनी से पादरीगंज होते हुए जिले की सीमा में प्रवेश कर सकता है, जिसको लेकर कृषि विभाग के द्वारा एक बार फिर जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि टिड्डियों का यह दल बालाघाट पहुंचेगा या फिर मंडला, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि टिड्डी दल की रवानगी हवा के रुख पर निर्भर करेगी। हवा का रुख जिस ओर होगा उस ओर टिड्डी दल के लौटने की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर विभाग के द्वारा एक बार फिर जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं कृषि विभाग के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को सतर्क रहने की हिदायत भी दी गई। आगामी दिनों में होने वाले नगरपालिका नगर निगम चुनाव के लिए स्थानीय निर्वाचन आयोग के द्वारा खर्च पर रोक लगाने के लिए खर्च सीमा तय कर दी गई। इसके तहत नगरपालिका नगर परिषद में जनसंख्या के आधार पर वार्ड पार्षद चुनाव में राशि खर्च कर सकते हैं। उसके आधार पर नगर निगम की 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले वार्ड पार्षद प्रत्याशी को 8 लाख, 10 लाख से कम जनसंख्या वाले वार्ड पार्षद प्रत्याशी को 3,75,000, वहीं नगर पालिका में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले वार्ड पार्षद उम्मीदवार को 2.5 लाख रुपया, 50,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले नगर पालिका पार्षद प्रत्याशी को 50,000 रुपए, नगर परिषद के पार्षद प्रत्याशी को 75,000 रुपए खर्च करने की अनुमति होगी। हालांकि स्थानीय निर्वाचन शाखा कार्यालय में यह जानकारी भोपाल स्तर से अभी प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि इस बात की जानकारी मिल गई है
कि इस बार नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में होने वाले फिजूल खर्ची पर रोक लगाई जाएगी। स्थानीय निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी अधिकारी बताते हैं कि इस विषय पर वरिष्ठ स्तर से पूर्व में ही जानकारियां मांगी गई थी कि नगरपालिका और नगर परिषद में कितनी जनसंख्या है। पूर्व में पार्षद के द्वारा चुनाव खर्चे की कोई सीमा नहीं थी। कोरोना संक्रमण काल में हर काम के लिए छूट इस शर्त पर मिल रही है कि हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, लेकिन जनता है कि नियम का पालन नहीं कर रही है और कोरोना जैसी महामारी के संतुलन से डरे बिना ही कार्य कर रही है। शहर के वार्ड नंबर 24 में लगभग 6 महीना पहले एक पुलिस सहायता केंद्र खोला गया था, जो उद्घाटन के बाद खुला ही नहीं और उसका लाभ स्थानीय जनों को नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार मोहल्ले में बहुत अधिक झगड़े होते हैं, इस कारण यहाँ चौकी खोलने की मांग की गई थी, लेकिन यह चौकी खुलती ही नहीं है। तो अभी कम से कम 2-3 महीने हो गए बने। तो क्यों कोई बैठता नहीं? तो कोई बैठता नहीं और कोई आता नहीं, कुछ नहीं, और मोहल्ले में झगड़े होते हुए रहते। फिर भी अब क्या डर लगता है क्या? अब डर वाली बात है ना, जब झगड़े जाके हो रहे तो डर वाली बात है ना। और ये बनी थी चौकी तो उस समय कैसा होता था? वो टाइम में तो पहले भी होते थे, पर वो चौकी बनने से थोड़ा ये हो गया, तो बोले चौकी बन रही तभी कोई यहाँ पे ना रहता ना करता। अब डर लगने लगा है? तो डर लगने लगा। चौकी बन रही सबके लिए बनी ऐसा। पर अभी बैठते कि नहीं बैठते? नहीं बैठते। तो क्या दिक्कत है जा रही? तो जैसे चौकी बनने से क्या अपराध? झगड़ा जहाँ से होता रहता है, जहाँ पे कौन संभालेगा झगड़ा, वो झगड़ा होता तो हमको डर लगता है करके हम हमारे घर में हम रहते हैं। अच्छा ये बताओ, चौकी बनी थी तो उस समय होते थे क्या झगड़े? नहीं होते थे। अब चौकी बन रहा से काफी झगड़े हो रहे हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि चौकी खुलने का लाभ इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ खुलती ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर अपराध कम नहीं हो रहे। पहले का माहौल अभी का भी माहौल वैसे ही है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस वाले रहते नहीं और जांच पड़ताल के लिए आते भी नहीं। इसका मतलब क्या निकला? अभी तक के जो 2 पुलिस वाले रहना चाहिए ना यहाँ पे। अच्छा, आपके यहाँ सब ज़्यादा अपराध होते देखे हैं इस वार्ड में? हाँ। अब पुलिस चौकी बनने से कंट्रोल नहीं हुआ क्या इसमें? कंट्रोल होगा, मगर यहाँ पे पुलिस वाले रहेंगे तो कंट्रोल हो जाएगा। बैठते नहीं क्या लोग? नहीं। क्या होना चाहिए फिर आपको? यहाँ पे कम से कम 2 पुलिस वाले डेली शाम के समय रहना चाहिए। चौकी बनने से पूरे वार्ड वासियों में हर्ष का माहौल था, क्योंकि हमारे यहाँ पूरे वार्ड नंबर 33 पूरे 33 वार्डों में सबसे ज़्यादा अपराध हमारे वार्डों में होते हैं। जब से चौकी बनी है, हमारे पुलिस प्रशासन के कुछ कर्मचारी बैठे 2-2, 3-3 घंटे अपने हिसाब से, उसके बाद बहुत अच्छा माहौल था, अपराध भी कम हो गए थे। लेकिन अभी कुछ दिनों से यहाँ बैठना बंद हो चुका है। मेरे द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा भी 2-4 बार हमारे टीआई साहब से मांग की गई थी। टीआई साहब का कहना था कि बोले जल्दी बैठेंगे करके। या चौकी में पुलिस वाले नहीं बैठने से ये हो रहा है कि उससे लोगों में जो कुछ असामाजिक तत्व है, जो आए दिन कुछ ना कुछ वाद विवाद की स्थिति करते हैं, उनमें थोड़ा सा सह बढ़ गया है। अपराध बढ़ते जा रहे हैं, चैन स्कैनिंग बढ़ते जा रही है, इसके बाद मारा पीटी होते जा रही है, कुछ मादक पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है। तो हमारी भी मांग है कि यहाँ पर कम से कम ज़्यादा नहीं 2-4 घंटे यदि हमारे साथी पुलिस साथी बैठेंगे तो उससे हमारे लोगों में भी जो कुछ असामाजिक तत्वों में भय का माहौल बनेगा। इस पूरे विषय पर कोतवाली के टीआई विजय सिंह परस्ते बताते हैं कि कोरोना संक्रमण काल की वजह से पुलिसकर्मी आवश्यक सेवा में ड्यूटी दे रहे हैं। बावजूद इसके कि वार्ड नंबर 24 में बीट प्रभारी के द्वारा लगातार गश्त की जाती है और अपराध पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। एग्रीमेंट किए जाने और एरियर का भुगतान किए जाने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 4 और 5 मई को माइल श्रमिकों के द्वारा काम बंद हड़ताल की गई थी, जिससे उत्पादन न होने के चलते मॉयल को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मजदूरों के द्वारा की गई 2 दिवसीय हड़ताल का मॉयल प्रबंधन पर व्यापक असर पड़ा है, जहां मॉयल निदेशक मुकुंद चौधरी ने पद्मेश 24/7 को एक वीडियो जारी कर मजदूरों के द्वारा की गई इस हड़ताल की निंदा की है, जिसमें उन्होंने इस हड़ताल को देश के खिलाफ किया गया कार्य बताया है। कोविड-19 नाम की महामारी ने पूरे विश्व और भारत देश में जीवन और आजीविका को प्रभावित किया है। मॉल भी इससे प्रभावित हुई है। मार्च 2020 के अंतिम चरण में कोविड के कारण लॉकडाउन शुरू हुआ था और इस समय से मॉल के उत्पादन में काफ़ी कमी आई है। परिचालन रुकने की वजह से अनुमानित नुकसान करोड़ों रुपए में हुआ है। मुझे इस बात की खुशी है कि सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हमने अपनी खनन कार्य को मास्क, सैनिटाइजर्स, हाथ धोने की सुविधा और सावधानियों के साथ शुरू किया है। परंतु यह जानकर मुझे अत्यंत हैरानी और दुख हुआ है
कि 4 और 5 जून 2020 को खदानों में कार्य धीमा किया गया और कुछ जगह पर काम रोका भी गया। प्रबंधन की तरफ से वेतन समझौते में हुई देरी इसका कारण बताया जा रहा है। मेरी सूचना के अनुसार यह हमारे मान्यता प्राप्त यूनियन के दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। Audio Jungle.